हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेडिकेटेड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। साथियों, एक्चुअली में इस प्लेटफॉर्म पे आपको जीएस तो पढ़ाया जाता है, बट करंट अफेयर्स आपको आज तक नहीं दिया गया था। और ऐसे में अगर आप देखें तो करंट अफेयर की एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रोल होता है आपके एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को क्यों ना दे रहे हों। तो साथियों, ऐसे में मैंने आपको सोचा है कि मैं वीकली आपको करंट अफेयर लेकर के आऊँगा। और ऐसा नहीं है कि आपको डेली बेसिस पे ही करंट अफेयर पढ़ाया जाए तो ही आप चीज़ों को अच्छा कर पाएंगे। आपको वीकली मैं एमसीक्यूज माध्यम से 30 से 35 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा 7-7 दिन के, और जो कि हम लोग बहुत डीपली स्तर पे देखेंगे और बहुत शानदार तरीके से हम उन करेंट्स न्यूज को समझेंगे और अच्छे तरीके से हम उन्हें कवर करेंगे, ताकि जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएँ वो हमारे ना छूटें। बाकी साथियों, इसमें एक मैं नया अप्रोच लेकर के आया हूँ कि जो करंट मैं आपको पढ़ाऊँगा तो करंट तो हम समझेंगे ही समझेंगे, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, उनसे कुछ जो उस ऑप्शन में स्टैटिक पॉइंट्स होंगे उन्हें भी थोड़ा सा हम लोग समझते चलेंगे, जिससे कि आपका करंट के साथ साथ ही कुछ स्टैटिक पोर्शन का जो जीके जीएस का पार्ट है वो आपका रिवीजन होता चले। तो साथियों, ये मेरा पहला प्रयास है आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पसंद आएगा सीरीज। और महीने में आपको 4 क्लासेज करंट की दी जाएंगी, और ऐसे में आप पूरा 1 महीने का करंट अफेयर हमारे साथ 4 क्लास में आप कंप्लीट कर लोगे। तो साथियों, प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी बातें होंगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा। साथियों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की जो ये क्लास है। साथियों, इसमें अगर हम देखें तो हम 1 जनवरी, याद रखिएंगे आप सभी लोग, हम इसमें कितने, तो 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक के हम यहाँ पे क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक ना, मतलब कि 7 दिन का जो करंट अफेयर्स है इसको हम लोग पूरे और पूरे इस एक क्लास में डिस्कस करेंगे, और कोई भी डायमेंशन साथियों हम लोग नहीं छोड़ेंगे। आइए चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष यहाँ पे साथियों आ गया है, और पहला प्रश्न आप देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है। और थोड़ा सा प्रश्न पे आप ये ध्यान देंगे कि प्रश्न की जो स्थिति है मैंने बाइलिंगुअल रखा है, तो इसमें इंग्लिश मीडियम वाले भी विद्यार्थी इस प्रश्न को कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1 जनवरी 2026 को भारत और पाकिस्तान के बीच किस सूची का आदान प्रदान किया गया। विच लिस्ट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन January 1, 2026। और ऐसे में आपसे कह रहा है पहला ऑप्शन की युद्धबंदियों की सूची, दूसरा परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची, तीसरा कह रहा है व्यापार वस्तुओं की सूची, और चौथा कह रहा है सीमा चौकियों की सूची। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं विद इन सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी से बताएंगे। साथियों, अगर हम देखें यहाँ सही आंसर तो बी हो जाएगा, परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची, लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की जो आप देखेंगे सूची का आदान प्रदान किया गया है। साथियों, आप सभी को पता होगा कि 1 जनवरी 2026 को भारत और पाकिस्तान ने ये परमाणु प्रतिष्ठानों की सुविधाओं की सूचियों का आदान प्रदान किया है। अगर हम साथियों यहाँ पे देखें तो 1988 से आप देखेंगे तो ये वार्षिक तौर पे ये एक परंपरा बनी है कि भारत और पाकिस्तान जो हैं वो यहाँ पे इस जो सूची है इसको वो शेयर करते हैं। इसका बस एक ही फ़ायदा है कि दोनों देश एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला करने से बचें। ठीक है, और साथ ही साथ साथियों आप देखेंगे तो इस सूची के साथ साथ जितने भी भारत के कैदी, भारत के लोग पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, या पाकिस्तान के लोग भारत की जेलों में बंद हैं, तो ऐसे में जो लीगल वे में जो कैदी हैं उन कैदियों की भी सूची इसमें जारी की गई है। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी मछुआरे भी पकड़े जाते हैं दूसरे देशों की तरफ, अगर वो उनके नॉटिकल जोन में चले जाते हैं तो ये 2 सूचियाँ और यहाँ पे जारी की गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा। आपसे साथियों कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कौवें नंबर का सूची था, तो आप कहेंगे कि ये 35वां नंबर का था। 35वां नंबर का ये सूची आदान प्रदान किया गया है 1988 के बाद, ये वाला। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सभी लोगों को साथियों ये ध्यान रखना था। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, इसको आप सभी लोग जल्दी से फटाफट आप लोग अपने मन में इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि भारत पाकिस्तान परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का यह कौन सा आदान प्रदान था।
तो अभी आप लोगों ने देखा कि यह 35वां आदान प्रदान था, 35th आदान प्रदान था। ये आप लोगों ने, अभी मैंने आपको पीछे बताया, आपने पूरा डिस्कस कर लिया। ठीक है ना। तो साथियों, अगर अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे सहारे आप एकदम बिल्कुल भी मत रहिएगा। मैं आपके लिए जितना कर पा रहा हूँ, बाकी आप खुद से भी पढ़ाई करते रहेंगे, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, लेकिन ये जो है आपको, जो ये सीरीज मैं लेकर के आया हूँ, ये सीरीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की क्यों ना तैयारी कर रहे हो। ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अब हम लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा है कि आईसीजीएस समुद्र प्रताप किस प्रकार का पोत है। ध्यान से देखिएगा। आईसीजीएस समुद्र प्रताप इज व्हाट टाइप ऑफ वैसल, किस तरह का यह एक पोत है। पहला कह रहा है युद्ध पोत है, दूसरा कह रहा है प्रदूषण नियंत्रण पोत है, तीसरा कह रहा है अनुसंधान पोत है, और चौथा आपसे कहा जा रहा है कि यह एक प्रकार का क्या है, पनडुब्बी है। साथियों ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का क्या है, प्रदूषण नियंत्रण पोत है, मतलब कि पॉल्यूशन कंट्रोल वैसल है। क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल वैसल है। इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर साथियों यहाँ पे अगर हम आईसीजीएस का फुल फॉर्म अगर हम देखें, तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन, इसको आप लोग नोट करेंगे। थोड़ा सा मेरी राइटिंग अगर होगी तो आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं सीधा लिखना पड़ता है। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप इसका क्या होता है साथियों, फुल फॉर्म होता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हम इसके बारे में देखें, आईसीजीएस के बारे में अगर हम देखें साथियों, तो इसे हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो आईसीजीएस समुद्र प्रताप है, इसका अर्थ होता है मैजेस्टी ऑफ द सीज, मतलब कि यह समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए आप देखेंगे तो प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही यह आप देखेंगे साथियों, तो यह आत्मनिर्भरता भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शा रहा है। ओके, ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे आपसे, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि जल सेवा आंकलन पहल किस मिशन से संबंधित है। ठीक है, इसको देखिएगा। पहला कह रहा है नमामि गंगे, दूसरा स्वच्छ भारत मिशन, तीसरा है जल जीवन मिशन, और चौथा ऑप्शन है आपका अमृत मिशन। तो जल्दी से बताने का प्रयास करो साथियों कि जल सेवा आंकलन पहल किस मिशन से संबंधित है। जल सेवा आंकलन इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच मिशन, कौन से मिशन से संबंधित है, जल्दी बताओ फटाफट से। तो आप कहोगे भाई कि देखो ये जल जीवन मिशन से संबंधित है। किससे संबंधित है, जल जीवन मिशन से संबंधित है साथियों। इसके बारे में आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम इस जल जीवन मिशन के बारे में बात करें, तो ये जो जल सेवा आकलन है, यह जल जीवन मिशन से संबंधित है। इसका लक्ष्य आप देखेंगे तो यह ग्रामीण भारत के हर घर तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाना। यह पहल ग्राम पंचायतों को पानी की आपूर्ति की नियमितता, पर्याप्तता और गुणवत्ता स्वयं आकलन करने के सक्षम बनाती है, और सामुदायिक भागीदारी को आप देखेंगे साथियों तो ये बढ़ाती है। इससे आप देखेंगे साथियों कि 26 जनवरी 2026 तक यहाँ पे इसका लक्ष्य रखा गया है। कब तक, तो आप कहेंगे कि 26 जनवरी 2026 तक इसका लक्ष्य रखा गया है साथियों। क्या, कि हर घर जल ग्राम पंचायत द्वारा इसे पूरा किया जाना। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से साथियों थोड़ा सा आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपसे क्या कहा जा रहा है। जिन प्रश्न में हमें पोस्टमार्टम करने की जरूरत होगी, हम उन्हीं प्रश्नों में पोस्टमार्टम करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1 जनवरी 2026 से भारत किस देश को पछाड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बना है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपसे नवीनतम आंकड़े आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जल्दी से बताओ, फ्रॉम जनवरी 1 2026 विच कंट्री डिड इंडिया सरपास टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट राइल प्रोड्यूसर। जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। पहला कह रहा अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा ब्राज़ील, और चौथा आप देखेंगे तो थाईलैंड। तो साथियों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो चाइना इज राइट आंसर होगा। मतलब कि चाइना को पछाड़ करके विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक कौन बन गया है, हम अपना प्यारा देश भारत बन गया है। साथियों आप देखेंगे कि जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, आपने देखा होगा कि शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये बात बताया है कि भारत का जो उत्पादन है वो 15.18 करोड़ टन रहा है। एक 15.18 करोड़ टन रहा है।
वहीं पे अगर आप चाइना का देखेंगे तो चीन का कितना रहा है साथियों, तो 14.5 करोड़ टन रहा है। और इस आधार पे आप देखेंगे कि भारत जो है चावल उत्पादक में आप देखेंगे तो नंबर 1 पे आ चुका है। ये आपको यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर साथियों यहीं पे अगर हम कुछ बातें अगर आपको और भी बताना चाहें, जो कि कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है अमेरिका से। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो आप कहेंगे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी है, वह अमेरिका है। इसी को हम लोग याद रखिएगा साथियों यूएसए भी कह देते हैं, इसी को हम लोग यूएसए भी कह देते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये एक आप देखेंगे तो देश है जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट या महाद्वीप कहिए, उसमें ये पड़ता है। ठीक है। अगर अमेरिका में अगर आप देखेंगे साथियों तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन में क्या होता है, तो आप देखेंगे मक्का होता है। और आप लोगों ने देखा होगा अमेरिकन मक्का, जो कि आप बॉयल करके खाते हैं, बहुत मीठा लगता है। तो मक्के में सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है पूरे विश्व में, मक्के में अमेरिका की है। और अमेरिका इसी के आधार पे मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बन जाता है। ओके। वहीं पे अगर साथियों हम चाइना की बात करें, तो चाइना की अगर हम बात कर लेते हैं, तो चाइना के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चाइना की राजधानी अगर आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे कि बीजिंग है। और यहाँ की अगर हम आपसे मुद्रा की बात करें, तो आप कहेंगे कि यहाँ की मुद्रा जो है वो युआन है। क्या है? युआन है यहाँ की मुद्रा। ठीक है। ब्राज़ील की अगर हम बात करें साथियों, तो ब्राज़ील की बात आप देख लो, तो ब्राज़ील आप देखोगे तो किस लिए फेमस है, तो आप कहोगे कॉफ़ी के लिए फेमस है। ये किस कॉन्टिनेंट किस महाद्वीप का देश है, तो आप कहेंगे कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। और यहाँ की अगर आप मुद्रा देखोगे ब्राज़ील की, तो क्या है, आप कहोगे कि ब्राज़ीलियन रियल। क्या है? ब्राजीलियाई रियल यहाँ की क्या है, मुद्रा है। थोड़ा सा ये आप एडजस्ट कर लेना, इसको आप लोग ध्यान रखना। अगर आप साथियों देखेंगे तो ये जो ब्राज़ील है, इसी ब्राज़ील को आप देखेंगे तो यह अमेजन नदी के किनारे है। किसके किनारे है? अमेजन नदी के किनारे है। और अमेजन नदी आप देखेंगे साथियों तो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नदी कौन सी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो मैं पहले ये बता दे रहा हूँ, नील नदी है। और आप देखेंगे तो ये जो अमेजन नदी है, यह आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका में कहाँ से, तो एंडीज पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वत से निकलती है। और फिर ये अपने जल को कहाँ पे गिराती है, आप कहोगे कि अटलांटिक महासागर में गिराती है। कहाँ पे गिराती है? अटलांटिक महासागर में गिराती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको इतनी सारी बातें यहाँ से ब्राज़ील के बारे में ध्यान रखना है। थाईलैंड की अगर हम बात करेंगे, तो थाईलैंड के बारे में आप ध्यान रखना कि थाईलैंड की अगर आप देखोगे तो राजधानी कहाँ पे है, तो आपको कहना बैंकॉक में है। ठीक है। अगर यहाँ की अगर आपसे मुद्रा पूछ ली जाएगी थाईलैंड की, तो आप कहना थाई बाट है। कौन सी मुद्रा है बाबू, बताओ तो? थाई बाट है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो इतनी सारी बातें आपको साथियों यहाँ से ध्यान रखनी थी, जो आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी बहाने आपका सारा चीज़ रिवीजन हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। देखो हफ्ते में एक दिन मैं आपको करंट अफेयर दे रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लास का जो रेशियो रहेगा वो 1 से 1.5 घंटे का आपको दूंगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय डाक ने 1 जनवरी 2026 से कौन सी सेवा बंद कर दी है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। विच सर्विस डिड इंडिया पोस्ट डिसकंटिन्यू फ्रॉम जनवरी 2026? जल्दी से बताने का प्रयास करिए। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड स्मॉल पैकेट, ई पोस्ट या पार्सल सेवा, कौन सा है बाबू? जल्दी से यहाँ पे बताने का आप सभी लोग प्रयास करो। कहोगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और राइट आंसर क्या है? रजिस्टर्ड स्मॉल पैकेट। क्या होगा? रजिस्टर्ड स्मॉल पैकेट। और आप सभी को पता होगा साथियों कि 1854 में आप लोगों ने देखा था कि डलहौजी के समय में, किसके समय में? डलहौजी के समय में भारतीय डाकतार अधिनियम शुरू किया गया था। ऐसा नहीं था कि इसके पहले डाकतार नहीं होता था। आपने देखा होगा वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में कलकत्ता में सबसे पहली बार डाक व्यवस्था खोली गई थी। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे तो एक प्रमुखतया मानी जाती है, इसलिए आप 1854 डलहौजी कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब यहाँ पे देखना साथियों, ये रजिस्टर्ड स्मॉल पैकेट ये होता क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले लोग छोटे पैकेट, छोटे जो आपके पैकेट थे, जो कि पोस्ट ऑफिस से लोग भेजते थे एक जगह से दूसरी जगह, अब इसे क्या कर दिया गया है, छोटे पैकेट सेवा को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। दूसरा आप देखिएगा साथियों, आपसे और भी बातें पूछी जा सकती है। 3 बातों को बंद किया गया, यहाँ तो ऑप्शन में केवल एक ही है। दूसरा आप देखेंगे तो एक बंद किया गया है जिसका नाम है सरफेस लेटर मेल। क्या नाम है? सरफेस लेटर मेल।
लेटर मेल नाम है। और याद रखिएगा साथियों, ये क्या है, तो समुद्री मार्ग से जो भेजी जाती थी वस्तुएं, समुद्री मार्ग से जो पत्र व्यवहार किया जाता था उसे भी क्या कर दिया गया है साथियों, बंद कर दिया गया है। तीसरा आप देखेंगे तो वो है एयरलिफ्टेड सरफेस एयरलिफ्टेड लेटर मेल, इसको भी बंद कर दिया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। मतलब कि हवाई जहाज और जो समुद्री मार्ग के द्वारा जो मिश्रित तरीके से भेजे जाने वाले पत्र व्यवहार थे, ये तीन पत्र व्यवहार आप देखेंगे साथियों, तो भारतीय डाक ने इसे बंद कर रखा है, ये आपको ध्यान रखना है, बंद कर दिया। ये तीनों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि कवच 4.0 प्रणाली किस क्षेत्र से संबंधित है। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि कवच 4.0 सिस्टम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। पहला कह रहा है सड़क सुरक्षा, दूसरा कह रहा है वायु सुरक्षा, तीसरा कह रहा है रेलवे सुरक्षा और चौथा है समुद्री सुरक्षा। बताने का प्रयास करें किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे साथियों ये रेलवे सुरक्षा से संबंधित है, रेलवे सेफ्टी से संबंधित है, इसको आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखो ये जो कवच 4.0 है, अगर आप देखोगे तो जो भी स्वचालित ट्रेनें होती हैं, जो भी आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक ट्रेन होती हैं, उनका प्रोटेक्शन के लिए ये शुरू किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि ट्रेनों की गति को नियंत्रित करके जो भी संभावित दुर्घटनाएं होती हैं उनको रोकने में ये मदद करता है। तो ये कुछ इस तरीके से आप देखेंगे साथियों, तो इसे शुरू किया गया है, ठीक ना। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं, ठीक ना। अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई सिस्टम आ गया, आप लोगों ने सारी चीज़ें देखा ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मिशन मौसम का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन मौसम, जल्दी से बता देना। पहला कह रहा है कृषि उत्पादन बढ़ाना, दूसरा कह रहा है मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को सुदृढ़ करना, तीसरा कह रहा है जल संरक्षण, चौथा कह रहा है वनों का संरक्षण। जल्दी से बताओ। तो मिशन मौसम बाबू याद रखना कि मौसम पूर्वानुमान जो है इसी की प्रणाली को सुदृढ़ करना, ये इसका कार्य है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मौसम के पूर्वानुमान प्रणाली को क्या करना है, सुदृढ़ करना है, ताकि हम मौसम के हालचाल का पता लगा सकें कि कब किस तरीके का मौसम होने वाला है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आज भी हमारे वैज्ञानिक मौसमों का पूर्वानुमान लगाते हैं, वो एक प्रोबेबिलिटी तय करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपको ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना था। अच्छा चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कुछ बातों को ध्यान रखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपसे कई बार पूछा गया है कि मौसम विज्ञान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई। इसी को इंग्लिश में बाबू क्या कहते हैं, IMD कहते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो आप यहाँ पे कहोगे कि 15 जनवरी 1875 को। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे कि नई दिल्ली में है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। थोड़ा सा राइटिंग हो सकता है साथियों खराब हो रही हो, क्योंकि ठंड का समय है, रात के 3 बजे ये मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, बातों को सुनिएगा बस। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना 15 जनवरी 1875 को की गई, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि उसी तरीके से कि जो आपका WMO है, WMO का मतलब होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात अगर आपसे करेगा कि इसकी स्थापना कब की गई, तो आप कहेंगे 23 मार्च 1950 को किया गया था, जिसका मुख्यालय आप देखेंगे साथियों तो कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आप देखेंगे साथियों हम प्रतिवर्ष हम लोग 23 मार्च को क्या मनाते हैं, तो आप कहेंगे विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं, मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं, विज्ञान दिवस मनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इतनी सारी बातें जो आपसे यहाँ से साथियों पूछी जाएंगी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके, ठीक है। तो ये आपको साथियों यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को नोट डाउन कर लेना था। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम सभी लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे कहा गया है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY, देखो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म, PM का मतलब प्रधानमंत्री, M का मतलब होता है मातृ, V का मतलब वंदना और Y का मतलब योजना। तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कितने वर्ष पूर्ण कर चुकी है।
अपने कितने वर्ष पूर्ण कर चुकी है, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष या 10 वर्ष। आप कह देना 9 वर्ष ये कंप्लीट कर चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। आप देखेंगे तो ये जो योजना है यह 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई थी। अब ऐसे में देखना, यह जो योजना है 1 जनवरी 2017 को शुरू तो एकदम एग्जैक्ट तौर पे नहीं की गई थी, की गई थी ये 2010 में शुरू। और तब इस योजना का नाम क्या था, महतारी महतारी वंदना योजना था। आप लोगों ने देखा होगा ना, गांव में लोग कहते हैं महतारी, महतारी वंदना योजना था। बाद में 2017 में मोदी सरकार जी ने ये इसको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कर दिया, जो कि आप देखेंगे 2025 में इसको 9 वर्ष कंप्लीट किया गया। ठीक है, तो ये आपको साथियों यहाँ से थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना था। अच्छा, अगर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है तो कई बार आपके एग्जाम में इससे संबंधित कुछ बातें पूछ ली जाती हैं। ये किन के लिए है, तो ये आप देखेंगे साथियों कि जो गर्भवती महिला हैं, जो गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिला है, या स्तनपान वाली जो महिला हैं, जो गर्भवती महिला हैं, उनके लिए है। आप देखेंगे साथियों तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझेंगे कि यहाँ पे सरकार जो है वो 5,000 की राशि, 5,000 की राशि आप देखेंगे तो महिलाओं को प्रदान करती है, ताकि बच्चे के लालन पालन पोषण में कोई कमी न हो, बच्चे कुपोषित न हो। और यह राशि आप देखेंगे तो 3 किस्तों में जारी की जाती है। किस किस्तों में, तो 3 किस्तों में। ये सारी की सारी बातें आपसे पूछी जा सकती है, ये आपको यहाँ पे साथियों ध्यान रखना है। अच्छा, याद रखिएगा कि अगर लड़की पैदा हो रही है तो ये जो राशि होती है वो 6,000 दी जाती है। लड़की के रूप में अगर आप देखेंगे तो यह राशि कितनी दी जाती है, 6,000 रुपये दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको साथियों थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आप देखें तो सबसे पहला जो राशि होता है वो 1,000 का दिया जाता है, जो कि गर्भावस्था के पंजीकरण पर। फिर आप देखेंगे 2,000 जो दिया जाता है वो गर्भावस्था के 6 महीने या बाद, कम से कम एक प्रसव जांच पूर्ण के बाद दिया जाता है। और फिर जो आप 2,000 देखेंगे वो बच्चे के जन्म के पंजीकरण के बाद BCG, DPT और हेपेटाइटिस बी के टीके के पहले दिया जाता है। ये 3 तरीके से आप देखेंगे इसमें महिलाओं को सहायता किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है, बच्चे कुपोषित न हो उसके लिए ये सरकार देती है, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत का कौन सा अंटार्कटिक स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कारण चर्चा में रहा है। पहला कह रहा है भारती, दूसरा कह रहा है दक्षिण गंगोत्री, तीसरा कह रहा है मैत्री और चौथा कह रहा है हिमाद्री। कौन बताएगा, जल्दी से फटाफट बताना। तो देखो, मैत्री यहाँ पे चर्चा में रहा है। यूपी PCS में कई बार इस अंटार्कटिका पे भारत के स्टेशनों का नाम आपसे पूछा गया है, ये आप साथियों ध्यान रखेंगे। देखो, यहाँ पे क्या किया गया है कि भारत का जो मैत्री सेकेंड अनुसंधान स्टेशन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कारण आप देखेंगे तो चर्चे में रहा था। अब जो ये पुरानी मैत्री स्टेशन है, इसकी जगह पे एक अत्याधुनिक पर्यावरण अनुकूल तकनीकी रूप से उन्नत केंद्र रूप में इसको बनाया जा रहा है, जिसका नाम आप देखेंगे क्या किया गया है, मैत्री सेकेंड कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम कर दिया गया बाबू, मैत्री सेकेंड कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। और आप देखेंगे इस मैत्री सेकेंड की जो चालू होने की उम्मीद है वो 2029 तक बताई जा रही है, कि 2029 तक ये क्या हो जाएगा, चालू होगा, ठीक ना। तो ये आपको थोड़ा सा साथियों यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी भारत के अन्य सक्रिय रूप से अगर आप देखेंगे तो सक्रिय स्टेशन यहाँ पे जो जो हैं उनका नाम क्या है उसको आप देखेंगे। तो एक तो आपने देखा भी यही मैत्री है, जिसको मैत्री सेकेंड कर दिया जाएगा 2029 तक। दूसरा आप देखेंगे भारती है, कई बार ये नाम आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बाकी आप देखेंगे कि जो पहला एक भारत का पहला एक था दक्षिण गंगोत्री, इसको अब निष्क्रिय कर दिया गया है। इसको अब क्या कर दिया गया है, निष्क्रिय कर दिया गया है, मतलब कि बाबू बंद कर दिया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है ना। ये सारी की सारी बातें साथियों आपसे पूछी जाती हैं, इनमें आप लोगों को डाउट नहीं रखना है, ठीक है। कहीं पे भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रलय मिसाइल का हालिया परीक्षण कहाँ से किया गया। प्रलय मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैं वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन क्रिएट करके आपको दे रहा हूँ, लेकिन सारी बातें बता रहा हूँ।
आप ये मत सोचना कि यार बहुत ज़्यादा क्यों ना लेंदी क्वेश्चन बने, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, जो कि मैं आपको साथियों यहाँ से करा रहा हूँ। तो प्रलय मिसाइल का हालिया परीक्षण अगर आप देखोगे तो बाबू कहाँ से किया गया है, तो ये पोखरण कह रहा है, श्रीहरिकोटा, अबुल कलाम द्वीप और चांदीपुर। तो ध्यान रखना, अबुल कलाम द्वीप। आपने देखा होगा कि उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप था, पहले व्हीलर द्वीप था, ठीक ना, व्हीलर द्वीप था। इसी व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके अबुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। यहीं से आप देखोगे इस प्रलय मिसाइल का हालिया प्रशिक्षण किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा, तो आप कहोगे कि डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा, तो डीआरडीओ के द्वारा ये मिसाइल प्रशिक्षण किया गया है साथियों। 31 दिसंबर 2025 को, 2025 के अंत दिन आप देखेंगे तो इसे किया गया है, इसका प्रशिक्षण। ये आपको ध्यान रखना है। याद रखिएगा, ये जो आपका प्रलय मिसाइल है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बातें याद रखिएगा कि हवा में रास्ता बदलने के साथ साथ, हवा में रास्ता बदलना इसकी खासियत है, हवा में रास्ता बदलना इसकी खासियत है। उसके साथ साथ ये सटीकता से लक्ष्य भेदने में सक्षम है, ये आपको ध्यान रखना है। श्रीहरिकोटा, अब चलिए ये तो हो गया करंट न्यूज़। श्रीहरिकोटा अगर बाबू आप देखोगे तो अगर हम यहाँ पे भारत का मानचित्र अगर हम बनाएं तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे थोड़ा सा समुद्र में हट करके आप देखोगे तो श्रीहरिकोटा द्वीप है। यहीं पे आप देखोगे इसरो, इंडियन स्टैटिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन केंद्र भी है, और साथ ही साथ आप देखोगे तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये भी आप देखेंगे, यह इसी श्रीहरिकोटा में है। ये आपको ध्यान रखना है। पोखरण के बारे में थोड़ा सा आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि पोखरण के बारे में आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर कई मूवियाँ बन चुकी हैं, आप याद रखेंगे। इसी पोखरण में दो प्रमुख अभियान किए गए थे। पहला आप कौन सा किया गया था, तो आप कहोगे स्माइलिंग बुद्धा किया गया था। और स्माइलिंग बुद्धा कब किया गया था, किस ईयर में किया गया था, तो आप देखोगे 1974 में किया गया था। दूसरा अगर आप देखोगे साथियों तो इसी पोखरण में क्या किया गया था, 1998 में एक ऑपरेशन किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था, ऑपरेशन शक्ति नाम था, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में किया गया था। इसी पे एक मूवी बनी है जान इब्राहिम की, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये दो प्रशिक्षण आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मतलब कि भारत ने अपने आप को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया था यहाँ पे, ठीक ना। तो ये आपको साथियों ये ध्यान रखना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का वार्षिक बजट सामान्यतः किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो आपके पॉलिटी को कनेक्ट कर रहा है, ठीक ना, कि भारत का वार्षिक बजट सामान्यतः किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है। 15 जनवरी, 25 जनवरी, 1 फरवरी, 10 फरवरी। देखो आप लोग करेंट अफेयर्स को क्या करते हो ना, कि आप लोग ना एक गट्ठर बना करके बैठे रहते हो। जीएस आप जितना मेहनत से पढ़ते हो उतना मेहनत से आप करेंट पे समय नहीं देते। करेंट को केवल जागरूकता के लिए पढ़ा करो, डेली बेसिस पे पढ़ो। आपको हफ्ते हफ्ते में, अब आपको डेली डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, हफ्ते में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आप आराम से यहाँ से पढ़ लेना, ठीक ना। मैं मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट करता हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा इस क्लास में। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं और आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो मैं बातें बता रहा हूँ यहाँ से आपको बहुत सहायता मिलेगी, आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि इस पर मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, फिर मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो जल्दी से बताओ फटाफट से, भारत का वार्षिक बजट सामान्यतः कब पेश किया जाता है, तो आप कहोगे 1 फरवरी। कब बाबू, तो 1 फरवरी को किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो अगर हम देखें तो हमेशा आपने देखा होगा कि भारत का जो वार्षिक बजट है आमतौर पर हर साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है। और आप देखेंगे तो यह जो परंपरा है ये 2017 से चली आ रही है। कब से चली आ रही है, 2017 से। और आप देखेंगे इससे पहले इसे फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, लेकिन अब आप देखेंगे पहले ही पेश किया जाता है, ताकि 1 अप्रैल को जो हमारा नया वित्तीय वर्ष शुरू हो उससे पहले हम बजट के मामले को कंप्लीट कर लें। बाकी आइए थोड़ा सा यहाँ से कुछ स्टैटिक पोर्शन हम लोग देख लेते हैं कि संसद में कितने सत्र चलते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो पहला आप देखेंगे कि बजट सत्र चलता है, कौन सा चलता है, बजट सत्र। बजट सत्र अगर आप देखोगे तो फरवरी से लेकर के मई तक चलता है। कब तक, फरवरी से लेकर के मई तक चलता है। फिर दूसरा सत्र आप देखोगे तो मानसून सत्र चलता
चलता है और ये मानसून सत्र का टाइम पीरियड क्या है, तो आप कहोगे कि जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में चलता है। ओके, अगस्त तक चलता है। और लास्ट आपका तीसरा एक है शीतकालीन सत्र, जो कि साल के अंत में चलता है, जो कि आपने देखा होगा कि नवंबर दिसंबर में चलाया जाता है, नवंबर दिसंबर में। बाकी इसके अलावा विशेष कोई भी सत्र बुलाना हो तो वो बुलाया जा सकता है। बाकी 3 सत्र आप ध्यान रखेंगे, ये आपको यहाँ से नोट डाउन करना है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। अच्छा, याद रखिएगा, बजट की बात अगर आप देखेंगे तो हमारे संविधान में बजट शब्द से जिक्र नहीं किया गया है। आप देखेंगे बजट को अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से पेश किया गया है। किसके नाम से? वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से आप देखेंगे साथियों, तो इसे बताया गया है। बजट जो है ये हमारे संविधान में ये शब्द यूज नहीं किया गया है। बाकी आप देखेंगे बजट से पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया जाता है, जो आप अपने सिविल सेवा एग्जाम के लिए आप लोग पढ़ते भी हैं, ताकि वहाँ से क्वेश्चन आए तो आप लोग ना छोड़ें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा जो है वो आपसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किस देश में जनवरी 2026 में अत्यधिक तापमान व जंगल की आग की चेतावनी जारी की गई है? जल्दी से बताने का प्रयास करिएगा। तो ये जो देश है, भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। तो याद रखेंगे साथियों, ये कौन सा देश है? आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये आपसे पूछा जा सकता है, जब ये बहुत तापमान वाले में जगह पे हैं तो ऐसे में आग लग सकती है, और जंगली आग जब एक बार लगती है तो आप देखेंगे काफ़ी महीनों तक ये लगी रह जाती है। अगर साथियों हम लोग ऑस्ट्रेलिया की राजधानी देखें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा को देखें तो यहाँ की जो मुद्रा है वो कैसी है? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। कैसी है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की क्या है साथियों? मुद्रा है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। कनाडा के बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं। कनाडा की राजधानी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपसे कई बार आपके विश्व भूगोल में जोड़ करके पूछा जाता है, इसको यहीं से डेली रिवीजन करिए। ओटावा है। और यहाँ की मुद्रा अगर आप देखेंगे तो कैनेडियन डॉलर है। क्या है? कैनेडियन डॉलर है। ये आपको ये भी ध्यान रखना है साथियों। इसको कई फॉर्म में लूनी भी बोल देते हैं हम लोग, ठीक ना, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा साथियों यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, चलिए अमेरिका के बारे में अभी आपने पीछे देखा, वाशिंगटन डीसी यहाँ का क्या है? कैपिटल है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी भारत का कैपिटल नई दिल्ली आप सभी लोगों को पता ही होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे पहले नया वर्ष मनाने वाला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, किरिबाती। विच कंट्री इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर्स? बताइए, न्यू ईयर को किसने सबसे पहले सेलिब्रेट किया था? तो देखो यहाँ पे साथियों, भले हम उगते सूरज का देश याद रखिएगा जापान को कहते हैं, लेकिन याद रखना जापान से भी आप देखोगे पूरब में किरिबाती देश है। और मुझे लगा था कि आप लोग जापान को ही आंसर दोगे, इसी वजह से मैंने यहाँ जापान ऑप्शन में रखा है। जापान देखो, हम लोग इसको उगते सूरज का देश भले बोल देते हैं, उगते सूरज का देश हम लोग इसको बोल देते हैं, लेकिन यह एशिया में आता है। यह कौन से आप देखेंगे कॉन्टिनेंट में है? एशिया में है। लेकिन इससे भी आप देखेंगे तो पूरब साइड में भी देश हैं। तो ऐसे में किरिबाती सबसे पहले इंजॉय करेगा। किरिबाती के बाद कौन इंजॉय किया? तो आप देखेंगे न्यूजीलैंड। कौन इंजॉय किया? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड के बाद थर्ड नंबर पे देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया ने इंजॉय किया था न्यू ईयर। और इसका रीजन है भौगोलिक कंडीशन। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो घूर्णन करती है वह पश्चिम से पूर्व की तरफ करती है। किधर से? पश्चिम के पूर्व की तरफ। तो आप अगर अपने मैप में देखोगे, वर्ल्ड के मैप में, तो जापान से भी पूरब में सबसे किरिबाती है, और उसके बाद न्यूजीलैंड है, और फिर ऑस्ट्रेलिया है। बाकी एशिया के आधार पर पूछे उगते सूरज का देश तो आप जापान के साथ जाओगे। बाकी ये आप ध्यान रखोगे, ये इतनी बातें साथियों आप यहाँ से क्लियर रखोगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जापान को देख लेते हैं। जापान से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए थोड़ा सा हम जापान को देख लेते हैं। देखोगे प्यारे साथियों कि जापान जो है वो वहाँ पे तो बहुत सारे आइलैंड पे ही है, वो पूरा का पूरा समुद्र के बीचों बीच में पूरा का पूरा है। आपने देखा होगा जो उत्तरी प्रशांत महासागर है उसी इलाके में आपको जापान देखने को मिलेगा।
जापान अगर आप देखोगे तो जापान 4 इसके प्रमुख द्वीप हैं। पहला है जिसका नाम है होकाइडो। कौन सा द्वीप है? कई बार इसका क्रोनोलॉजी आपके पीसीएस के एग्जाम में पूछा है, होकाइडो। दूसरा आप देखोगे तो जापान का जो द्वीप है उसका नाम है क्या? होन्सू। तीसरा अगर आप देखोगे तो जापान का जो द्वीप है उसका नाम है सिकोकू। क्या नाम है? सिकोकू। और चौथा जो द्वीप है उसका नाम है क्यूसू। और याद रखिएगा कि ये होकाइडो, होन्सू, सिकोकू, क्यूसू का नॉर्थ टू साउथ क्रोनोलॉजी पर पीसीएस ने पूछ रखा है। ठीक है। बाकी आपसे ये भी कई बार पूछा गया है कि जापान की जो राजधानी है जिसका नाम टोक्यो है वो किस द्वीप पे है? तो आप कह देना होन्सू पे अवस्थित है। किस पे स्थित है? होन्सू पे अवस्थित है। और जापान की मुद्रा अगर आपसे पूछेगा कि जापान की मुद्रा क्या है तो आप कह देना जापानी येन है। तो ये यहाँ की मुद्रा है। ये आपको इतनी सारी बातें साथियों यहाँ से क्लियर रखना है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकदम डीपली मैं लेकर के चल रहा हूँ। कैसा मेरा प्रयास है इसे आप लोग जरूर साथियों बताने का प्रयास करेंगे और आप लोग जरूर बताएंगे कि कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं ये क्लास कंटिन्यू करूंगा, नहीं अच्छा लगेगा तो आप लोग बता दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण हेतु लैंड स्टैक परियोजना किससे संबंधित है? पहला कह रहा है कृषि सुधार, दूसरा कह रहा है शहरी विकास, तीसरा कह रहा है ई गवर्नेंस और चौथा कह रहा है न्यायिक सुधार। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, सी हो जाएगा, ई गवर्नेंस। याद रखना जो ये लैंड स्टैक परियोजना है ये एक तरीके से राजस्व रिकॉर्ड, भू आकृतिक मानचित्रण जो पंजीकरण होता है उनको एक ही राष्ट्रीय मंच पे लाने के लिए ये लैंड स्टॉक परियोजना लाया गया है। ये आपको बस इतना ही सा बात यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में किस विषय पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की? बताइएगा। ऑन विच सब्जेक्ट डिड द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली मेक एन इम्पोर्टेंट रिमार्क? पहला कह रहा है शिक्षा नीति, दूसरा कह रहा है आतंकवाद कानून, तीसरा कह रहा है संपत्ति अधिकार और चौथा कह रहा है आरक्षण की नीति। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आतंकवाद कानून। आप लोगों ने देखा था कि दिल्ली में अभी जो हाल ही में अक्टूबर नवंबर में जो बम ब्लास्ट हुए थे उसी को लेकर के आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नया, आप देखेंगे तो आतंकवाद का परिभाषा तय किया है, जो कि आप देखेंगे कि देश की एकता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है, अराजकता फैलाना, समाज को तोड़ना और देश को अस्थिर करना अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं बल्कि यह अपराध है। इस परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है साथियों, ये आप थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एक और पॉइंट था जिसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे संपत्ति का अधिकार आप देखोगे पहले ये फंडामेंटल राइट्स था और 19 क्लॉज सब क्लॉज एफ में आप देखोगे तो यह पहले शामिल था हमारे मौलिक अधिकारों में। बाद में आप देखोगे इसको आर्टिकल अनुच्छेद 300 क के तहत आपने देखा होगा साथियों, इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया ताकि संपत्ति को लेकर के कोई कोर्ट न जा सके, कोई इस पे, क्योंकि भारत में असमानता को बढ़ावा न दिया जाए, इसलिए इसको बाद में आप देखेंगे साथियों हटाया गया था। ओके, चलिए आप लोगों ने पॉलिटी में क्लियर कर रखा होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने किस बीमारी को अधिसूचित रोग घोषित किया है? साथियों बहुत गंभीर समस्या इस समय दिल्ली में है, मैं तो दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। कह रहा है कि विच डिजीज डिड द दिल्ली गवर्नमेंट डिक्लेयर एज अ नोटिफाइड डिजीज? तो कह रहा है डेंगू, मलेरिया, रेबीज और कोविड-19 बताना। तो याद रखना साथियों यहाँ पर रेबीज को लेकर के दिल्ली सरकार ने इसको अधिसूचित रोग घोषित किया है। याद रखेंगे साथियों, इसे अधिसूचित रोग घोषित जो किया गया है वो किसके अधिनियम के तहत किया गया है? तो आप कहेंगे कि महामारी, कौन सा है? महामारी रोग अधिनियम। ये आपसे पूछा जा सकता है। 1897 के तहत आप देखेंगे तो इसे अधिसूचित रोग घोषित किया गया है। ठीक ना, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत इसे अधिसूचित किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा साथियों कि जो ये रेबीज होता है, जैसे मान लो कि जो चमगादड़, बिल्ली, कुत्ते जो काट लेते हैं तो उनकी लार्वा में आप लोगों ने देखा होगा कि रेबीज नाम का जो वायरस होता है, ये जो रेबीज वायरस होता है
वायरस, जो कि आप देखेंगे कि यह किस कुल का है। आप लोग इसके बारे में आपको पता भी होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा। जो ये रेबीज वायरस होता है साथियों, ये जो आप देखेंगे तो लाइसा वायरस परिवार का होता है, ठीक ना। परिवार का एक वायरस होता है। और आप देखेंगे साथियों, ये जहाँ पे ये जंतु काटते हैं वहाँ आपके पैरों में, वहाँ पे ये वहाँ से इंटर करता है। और ऐसे में आप देखेंगे तो ये आपके क्या क्या प्रभावित करते हैं। तो देखिएगा, जो रेबीज वायरस होते हैं वो व्यक्ति के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी पर हमला करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, साइंस में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी पे ये अटैक करते हैं। दूसरी चीज आप देखेंगे, जो आपकी तंत्रिका तंत्र होती है, तंत्रिका तंत्र वो विफल हो जाती है। वो क्या हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जिसको भी कुत्ते ने काटा है और अगर वो इंजेक्शन रेबीज का नहीं लगवाया, उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है, मतलब कि उसको जल से डर लगने लगता है और हफ्ते महीने में उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि वो पानी पी ही नहीं पाएगा। जब भी वो पानी पिएगा उसके जो गले में ऐंठन होने लगेगा, क्योंकि दो चीज़ें काम करना बंद कर चुकी हैं। तो ये साथियों बहुत ही एक तरीके से आप देखें तो बहुत ही गंभीर समस्या इस समय दिल्ली में बनी हुई है। इसलिए इसको दिल्ली सरकार ने अधिसूचित रोग घोषित किया है, ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा डेंगू के बारे में देख लेते हैं। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है साथियों कि डेंगू जो होता है वो किस मच्छर से होता है काटने से। तो मादा इजिप्ट के कारण होता है। अच्छा देखो, ये काटती है तो नहीं होता है, ये वाहक होती है वायरस का। तो जब ये मादा काटती है, रक्त चूसती है, तो ये उस वायरस पे अगर बैठी होती है तो उस वायरस को ये आपके ब्लड में छोड़ देती है, ठीक ना। मलेरिया अगर आप देखोगे तो मादा मादा एनोफिलीज एनएफ मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ये भी याद रखिएगा, जो मादा एनफ्लीज होती है ये प्लाज्मोडियम, या आप लोगों ने कई बार साइंस में देखा होगा क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम परजीवी से ये फैलाती है, ठीक ना। बस ये मच्छर इसके वाहक होते हैं इन वायरस के, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको रेबीज अभी मैंने आपको बता ही दिया कि लाइसा वायरस परिवार का एक वायरस होता है। बाकी आपको कोविड-19 के बारे में पता ही है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे किस परियोजना से संबंधित है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे किस परियोजना से संबंध रखता है, ये आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। इंडिया लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे विच इंडिया लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे इज रिलेटेड टू विच प्रोजेक्ट, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जल्दी से बताओ। तो देखो, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आप देखोगे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, मतलब कि ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगर इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें, यह कहाँ कहाँ से गुजरती है। एचआर का मतलब हरियाणा हो गया, आरजे का मतलब राजस्थान हो गया, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश हो गया, जीयू का मतलब गुजरात हो गया और एमएच का मतलब आपका महाराष्ट्र हो गया। ये इतने राज्यों से होते हुए गुजरती है, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, क्योंकि आप यूपी का पेपर देने जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। ये आप देखेंगे तो लखनऊ में एक जगह है जिसका नाम है गोसाईगंज, लखनऊ में है गोसाईगंज। इस लखनऊ के गोसाईगंज से आप देखेंगे साथियों कहाँ पे, तो गाजीपुर को ये कनेक्ट करती है। गाजीपुर के किसको, तो आप देखिएगा हैदरिया को कनेक्ट करती है, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से रखिएगा आप सभी लोग, ध्यान से, कई बार पूछा गया है। मतलब कि टोटल ये 9 जिला को यूपी के कनेक्ट करती है, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहला जिला है बाराबंकी। बाराबंकी के बाद आप देखेंगे तो यह अमेठी में पहुंचती है। अमेठी के बाद आप देखेंगे तो सुल्तानपुर होते हुए फिर आप देखेंगे अयोध्या। अयोध्या के बाद आप देखेंगे तो अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर, ठीक है ना। और फिर आप देखेंगे साथियों आजमगढ़, आजमगढ़। और लास्ट में आप देखेंगे तो मऊ, ठीक ना। और आप देखेंगे ये लगभग लगभग 340.8 किलोमीटर लंबी है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये आपको यहाँ से साथियों ध्यान रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम सभी लोग। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस संस्था ने नया लोगो और शुभंकर लॉन्च किया है, बताने का प्रयास करिएगा। आरबीआई ने, सेबी ने,
मॉस्पी ने या नीति आयोग ने। तो यहाँ देखिएगा मॉस्पी ने ये लोगो लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म आप देखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसने अपना नया लोगो यहाँ पे शुरू किया है। ये नया लोगो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत की जो यहाँ पे जो इसमें अशोक चक्र है वो सत्य, अखंडता और सुशासन का प्रतीक है। आप इसके लोगों को देख सकते हैं। और आप देखेंगे जो बाकी रुपए का चिन्ह है वो आपके रुपए का मतलब कि आंकड़ों की अहम भूमिका को रेखांकित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी ये आपको, और किस अधिनियम के तहत की गई थी ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ये आपके लिए आंसर है। नीति आयोग का नाम बदल करके साथियों आप देखेंगे, सॉरी, योजना आयोग का नाम 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कहा गया। इसी नीति आयोग को हम लोग क्या कह देते हैं, थिंक टैंक भी कह देते हैं, जिसके अध्यक्ष आप देखेंगे प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सदस्य के रूप में राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस रॉकेट के चरण का हालिया परीक्षण किया है? इंडियन स्टैटिक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किस रॉकेट के चरण का हालिया परीक्षण किया? PSLV, GSLV, SSLV या LVM-3? बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ सी होगा, SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इन्होंने आप देखेंगे हालिया में परीक्षण किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इससे आप देखेंगे छोटे उपग्रहों को तेजी और कुशलता से लॉन्च किया जाएगा। किसको? तो याद रखेंगे आप लोग, छोटे उपग्रहों को। ठीक ना, इसी के लिए इसका परीक्षण किया गया, ताकि छोटे उपग्रहों को हम लोग कुशलता से स्पेस में लॉन्च कर सकें। ये आपको ध्यान रखना है। यह परीक्षण कब किया गया? तो आप ध्यान रखेंगे 31 दिसंबर 2025 को किया गया है साथियों। ये आप लोग यहाँ से एकदम नोटिफाई रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। भारत का आप देखेंगे तो अंतरिक्ष कार्यक्रम में ये एक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम ये है। ये आपको इसके बारे में साथियों ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौता किस नाम से जाना जाता है? देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कह रहा है कि सेपा, कह रहा है एक्टा या साफ्टा या बिमस्टेक। बताने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका साथियों? बी हो जाएगा। मतलब कि यहाँ जो बी है वो राइट आंसर है, एक्टा, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो व्यापार समझौता है वो जाना जाता है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में। अच्छा, चलो थोड़ा सा हम लोग बी मिस्टेक के बारे में समझ लेते हैं, जिसको हम लोग बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। बी मिस्टेक को आप देखेंगे साथियों तो जो आप बंगाल की खाड़ी से सटे नीचे की तरफ दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का आप देखेंगे तो यह एशियाई देशों का एक प्रकार का क्या है, क्षेत्रीय संगठन है। क्या है? क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें आप देखेंगे कौन कौन से देश शामिल हैं। तो आप देखेंगे कि आपका बांग्लादेश जो पड़ोसी है वो शामिल है, भूटान शामिल है। ठीक है, भूटान के बाद आप देखोगे अपना प्यारा भारत शामिल है, फिर म्यांमार शामिल है। म्यांमार के बाद आप देखोगे तो इसमें नेपाल भी शामिल है। आपसे कई बार इन देशों का नाम पूछ लेता है कि बिमस्टेक में कौन कौन से देश हैं। श्रीलंका शामिल है इस बिमस्टेक में, और थाईलैंड है। टोटल 7 देश आप देखेंगे तो यहाँ पे इस बिमस्टेक में शामिल हैं। ये 7 देश आप देखेंगे अपने व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्रों में मिल करके काम करते हैं, इसीलिए इसको बिमस्टेक कहते हैं साथियों। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपसे पूछा जाता रहता है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि किस राज्य में 2025 में अंगदान, ऑर्गन डोनेशन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है? किस राज्य में अंगदान में मतलब कि ऑर्गन डोनेशन में वृद्धि दर्ज हुई है? ये आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है। जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे किस राज्य में। फटाफट से सभी लोग बताने का प्रयास करिएगा। जल्दी से बताइए किस राज्य में, जल्दी से बताने का प्रयास करिए। इसमें आपको मैं थोड़ा सा समय देता हूँ ताकि आप कर सकें। किस राज्य में 2025 में ऑर्गन डोनेशन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई है? जल्दी से बताइए फटाफट। पहला कह रहा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु।
जल्दी से बताने का प्रयास करें तो याद रखेंगे साथियों, कर्नाटक में किया गया है। कहाँ पे? कर्नाटक में। आप देखेंगे तो यहाँ पे 198 अंग आप देखेंगे तो दान किए गए हैं। ये इस आधार पे ये सर्वाधिक स्तर पे पहुंच गया है। ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कर्नाटक में। ओके, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, तो ये आप सभी लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई है। अच्छा, याद रखिएगा ये रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई है। पहला स्थान आप देखेंगे तो अभी भी कौन है? तो तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु है। दूसरा याद रखिएगा कौन है? तो आप कहेंगे तेलंगाना है। लेकिन तीसरे पे जो है आपका वो कौन है? कर्नाटक है। तो कर्नाटक में ये वृद्धि देखने को मिली है। ठीक ना, तो ये आपको क्रोनोलॉजी, ये आपको नंबरिंग याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि सौर कार्यक्रम किससे संबंध रखता है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सौर कार्यक्रम जो है वह किससे संबंध रखता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला करा है खेल प्रशिक्षण, दूसरा करा है एआई स्किल डेवलपमेंट, तीसरा करा है स्टार्टअप फंडिंग, चौथा करा है महिला सशक्तिकरण। तो याद रखिएगा सौर कार्यक्रम जो है वो एआई स्किल डेवलपमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पाठ्यक्रम एआई और मशीन लर्निंग के मूल विचार, डेटा साक्षरता और प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग से परिचित कराते हैं। आप देखेंगे इस बार केंद्रीय बजट 2025-26 में आप देखेंगे तो शिक्षा के लिए एक जो ऑफिशियल इंटेलिजेंस में 500 करोड़ रुपए आप देखेंगे तो यहाँ पे आवंटित किए गए हैं 500 करोड़ रुपए। ठीक है ना, तो एआई का आप देख रहे हैं कितना प्रचलन बढ़ता ही चला जा रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है ना, और एआई के बहुत सारे दुरुपयोग भी आप देखने को आपको मिल रहे हैं। तो एआई से थोड़ा सतर्क भी रहें और सतर्क होकर के तरीके से आप इससे काम ले सकते हैं। एआई का बस आप यूज अपने ज़रूरत के लिए करें। चलिए, अत्यधिक ठंड के कारण जनवरी में किन राज्यों में स्कूल बंद किए गए हैं? राजस्थान, गुजरात, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आप कहेंगे यूपी, पंजाब, हरियाणा के राज्यों में ठंड के कारण आप देखेंगे तो अभी ठंड पड़ रही है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इतनी गलन है कि आप मानेंगे नहीं कि मैं कितना मेहनत से बना रहा हूँ आपके लिए वीडियो। बस वही है कि आप लोगों को लगता होगा कि यार वीडियो बनाना क्या है, 5 मिनट का खेल है। नहीं, इसमें 2-3 घंटे जाते हैं। तो याद रखना साथियों, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और भी साथियों को बताना। तो यूपी, पंजाब, हरियाणा में आप देखेंगे जनवरी में स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं ठंड के कारण। आगे देखिए, अगला प्रश्न है भारत में चावल उत्पादन वर्ष 2024-25 में लगभग कितना रहा था? तो आप सीधा कहेंगे 150 मिलियन टन रहा था। कितना रहा था? 150 मिलियन टन। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य क्या है? अभी आप लोगों ने देखा था ना कि पीछे आया था कि इसका उद्देश्य क्या है? बाल शिक्षा, पोषण सहायता, गर्भवती महिलाओं को आय सहायता, स्वास्थ्य बीमा। तो आप कहेंगे कि गर्भवती महिलाओं को आय सहायता देना। आपने देखा था कि सरकार 5,000 रुपये 3 किस्त में दे रही है और लड़की पैदा होने पे कितना दे रही है? तो 6,000 रुपये दे रही है। तो आप सभी को भी पीछे मैंने आपको बता ही रखा है ताकि बच्चे जो हों वो कुपोषित के शिकार न हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे NHAI किससे संबंधित है? आप लोगों ने देखा होगा ना, हमेशा आप लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पे चलते होंगे तो NHAI लिखा होता है। तो कभी आप इसके बारे में सोचने का प्रयास किए हैं क्या? आप लोग नेशनल हाईवे कहते हैं ना, तो ये रेलवे, बंदरगाह, राष्ट्रीय राजमार्ग या विमान। तो आप कहेंगे कि नेशनल हाईवे से संबंधित है। ये आपको यहाँ पे साथियों ध्यान रखना है। इस NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कहेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो आप देखेंगे कि 1988 में संसद के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखो, आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि कवच प्रणाली किस तकनीकी पर आधारित है? मैनुअल सिग्नल, सैटेलाइट, स्वचालित ट्रेन सुरक्षा या ड्रोन। तो आप क्या कहेंगे? ऑप्शन सी राइट आंसर। अभी आप लोगों ने देखा कि जो ऑटोमेटिक जो ट्रेनें आ रही हैं उनमें दुर्घटना न हो उसके लिए ये बनाया गया है कवच 4.0, जो कि स्वचालित ट्रेन सुरक्षा से संबंध रखता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। भारत का सबसे नया एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे किस राज्य में है? अभी आप लोगों ने सबसे लंबा देखा था ना, सबसे लंबा दिल्ली मुंबई वाला आपने देखा था।
और आपसे पूछा भारत का सबसे नया एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो देखो ये उत्तर प्रदेश में है साथियों। ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये यूपी में आप देखोगे तो यह पश्चिम से पूर्वांचल को जोड़ने का प्रयास है। तो ये मेरठ से आप देखेंगे तो प्रयागराज को कनेक्ट करता है। किसको? मेरठ से प्रयागराज को कनेक्ट करता है। टोटल अगर आप देखेंगे तो इसका किलोमीटर 594 किलोमीटर ये लंबा है। और टोटल आप देखेंगे तो 12 जिले को ये कनेक्ट करता है। किसको? 12 जिले को ये कनेक्ट करता है। मेरठ में आप देखेंगे तो नेशनल हाईवे 334 को कनेक्ट 334 से इलाहाबाद के NH 19 तक इसकी समाप्ति हो जाती है। ये आपसे ध्यान रखना है। अगर आप देखेंगे तो यह सबसे पहले मेरठ से आप देखेंगे तो हापुड़ को कनेक्ट करता है। हापुड़ से आप देखेंगे तो बुलंदशहर को कनेक्ट करता है साथियों। बुलंदशहर के बाद आप देखोगे तो अमरोहा को कनेक्ट करता है। ये आप जिले के नाम ध्यान रखिएगा, यूपी के एग्जाम में स्टेट में पूछेगा। फिर इसका से संभल को कनेक्ट करता है। संभल के बाद से आप देखोगे तो बदायूं को कनेक्ट करता है। बदायूं के बाद आप देखोगे तो शाहजहांपुर को कनेक्ट करता है। ये आपको ध्यान रखना है। शाहजहांपुर के बाद आप देखोगे तो उन्नाव को कनेक्ट करता है। फिर आप देखोगे रायबरेली को कनेक्ट करता है साथियों। रायबरेली के बाद से प्रतापगढ़ को कनेक्ट करता है। और प्रतापगढ़ के बाद आप देखोगे लास्ट में प्रयागराज। तो देखो नेशनल हाईवे 334 को नेशनल हाईवे 19 पे जाके समाप्त होता है। नेशनल हाईवे 334 से ये शुरू होता है। आपसे किसी भी तरीके से यहाँ से घुमाया जाए आप लोग बता देना, ठीक ना। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो भोपाल। राजस्थान की राजधानी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और बाकी आपको पता ही है कि बिहार की जो राजधानी है वो पटना है, ये आप सभी को पता होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो अभी ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ। MOSPI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें जल्दी से बताने का प्रयास करिए, इसका पूर्ण रूप क्या होगा MOSPI का। तो अभी आपने पीछे देखा था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका लोगों के बारे में भी हम लोगों ने पीछे चर्चा ही किया था। आगे देखिएगा भारत की सबसे पहली महिला शिक्षिका कौन थी? अभी आप लोगों ने देखा था साथियों, इनकी जयंती मनाई गई थी। एनी बेसेंट, सावित्रीबाई फूले, सरोजनी नायडू या पंडिता रामाबाई? जल्दी से बताने का प्रयास करो तो कौन है? तो याद रखना सावित्रीबाई फूले हैं। अभी आप लोगों ने देखा साथियों कि हम लोगों ने 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले का जन्म दिवस मनाया था। और इनका जन्म आप देखेंगे 3 जनवरी 1831 को हुआ। और कहाँ पे हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ। और आप देखेंगे साथियों तो ज्योतिबा फूले जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, उनकी ये वाइफ थी। और उन्होंने इन्हें पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया। और आपने देखा होगा इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, उस मूवी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। और आप देखेंगे भारत की सबसे पहली महिला शिक्षिका हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, पहला महिलाओं के लिए विद्यालय खोलवाया। इस तरह के उस समय के समाज में जब महिलाओं की स्थिति खराब थी, जब इन्हें कुछ नहीं समझा जाता था, इन्हें शूद्रों की भांति ही समझाया जाता था, तब इन्होंने महिलाओं के लिए कार्य किया था। तो ये अपने आप में एक इनके लिए बहुत ही योगदानपूर्ण कार्य है, इसलिए इनको हम लोग यहाँ से नमन करते हैं। एनी बेसेंट के बारे में आपको ध्यान रखना है, आयरलैंड से ये आई थी। हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो कि जब 1917 का कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन इन्होंने किया था। और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता में यह प्रथम महिला अध्यक्ष कहलाई थी। क्या कहलाई थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कहलाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे ROARO में यही प्रश्न पूछा गया था। सरोजनी नायडू के बारे में याद रखिएगा, 1925 में यह कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस की करेंगी। और यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहलाएंगी। कैसी कहलाएंगी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कहलाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसको आप लोग क्लियर रखिएगा। देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की मात्र 3 महिलाएं थी जिन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। एक लास्ट है 1933 का नलिनी सेन गुप्ता जिनका नाम है, ये आप ध्यान रखेंगे। नलिनी सेन गुप्ता ने, आप देखेंगे ये 3 महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मात्र अधिवेशन किया था।
इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। एनी बेसेंट ही आप देखेंगे बाद में चल करके होम रूल लीग का विचार भी लाती हैं। तिलक पहले शुरू करेंगे, सितंबर में ये शुरू करती हैं। एनी बेसेंट के ही होम रूल लीग की शाखा आप देखेंगे तो तिलक से सर्वाधिक रहती हैं। सरोजिनी नायडू को देखेंगे, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी आगे चल करके बनती हैं, ठीक ना, पहली महिला राज्यपाल। आगे बढ़िए और आज का अंतिम प्रश्न मेरे साथियों कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? सिंचाई विस्तार, हर घर जल, नदी जोड़ो, वर्षा जल का संरक्षण। बताओ तो फटाफट से। तो जल जीवन मिशन का संबंध अगर आप देखोगे तो हर घर जल, वाटर टू एवरी हाउस होल्ड इसका लक्ष्य है। ये आपको ध्यान रखोगे और इसके लक्ष्य को ये तय किया गया था कि 2024 तक पूर्ण किया जाए, ठीक ना। और इसे शुरू कब किया गया था? तो 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है ताकि हर घर में जो स्वच्छ जल है वो पहुंचे, ताकि लोगों को, जो लोग आपने आर्टिकल 21 का उल्लंघन मानते हैं, क्योंकि आप आर्टिकल 21 में देखेंगे तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें स्वच्छ जल, पेयजल का अधिकार है भारत के हर नागरिक को। ऐसे में सरकार जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ जल मुहैया कराने के लिए 2024 तक का ये लक्ष्य रखी थी और इसी को अब ये आगे थोड़ा सा बढ़ा रही है। तो साथियों ये जो हमारा प्रयास था, आपको टोटल 32 क्वेश्चन आज हम दिए हैं और इसमें आपका 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक के आपके करेंट अफेयर 2026 के मैंने कंप्लीट करा दिए। इसी तरीके से हम 4 क्लास आपको देंगे। 4 क्लास में आप इसी तरीके से कम अगर आप देखो 30 क्वेश्चन भी अगर रखें तो हम लोग 120-150 क्वेश्चन में, हम लोग 150 प्रश्न में हम लोग पूरा मंथली एक महीने का करंट अफेयर क्लियर करेंगे। तो हमारे साथ आप पढ़िए। अच्छा साथियों याद रखिएगा कि केवल हमारे ऊपर ही आप डिपेंडेंट नहीं होंगे, आप हमसे हेल्प लेंगे बस, ठीक ना। मैं आपको एक रास्ता दे रहा हूँ, मैं आपको वो सारे कंटेंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ जो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेली बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर याद रखिएगा साथियों, पढ़ने की आदत डालनी है और आप लोगों को जागरूक इंसान बनना है, क्योंकि ऐसे आप किसी भी बड़े आला अधिकारी नहीं बन जाओगे। आपको एक जागरूक इंसान बनना पड़ेगा, आपको अपने मस्तिष्क को उपजाना पड़ेगा। आप रट करके अगर अधिकारी भी बन जाओगे तो बहुत ज़्यादा समय तक आप अपने प्रशासनिक लाइफ का लाभ नहीं उठा पाओगे, कभी ना कभी सस्पेंड हो जाओगे। इसलिए साथियों अगर आप चाहते हो एक बेस्ट अधिकारी बनना, समाज के लिए कुछ करना, तो आप सोचने समझने वाला प्राणी बनिए। साथियों अगर आप लोगों को यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको जीएस पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हो, जिसमें आप देखोगे 500 रुपये मैं महीना लेता हूँ मात्र, और आपका पूरा का पूरा जीएस सब्जेक्ट अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी मैं आपको सिखा दूंगा। आपको किताब पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। तो आप और भी साथियों से पूछ सकते हो। तो साथियों प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये जो करेंट अफेयर्स की वीकली सीरीज है, क्या मैं इसे रखूं या मैं इसे बंद कर दूं। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट घटनाएं होंगी करेंट अफेयर्स की, उसको मैं शॉर्ट्स के माध्यम से आप सभी लोगों को दे दिया करूंगा, आप लोग वहाँ पे देख लेना। तो साथियों आप सभी लोग रिवीजन जरूर करिएगा, मल्टीपल टाइम एक ही कंटेंट का रिवीजन करिए, यही इस एग्ज़ाम का की है। बाकी ये जो करंट अफेयर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे साथियों, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को जय हिंद।